हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यानी कोशिका, और इसी को हम आगे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछली कहानी में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि भैया जो सेल होता है वो अलग अलग साइज का होता है ना। कई सारे हम लोगों ने अलग अलग लोगों के सेल के साइज को समझा था, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और समझी थी कि अगर हमें स्टडी करना है तो स्टडी के मार्फिक से अगर हम कोई सेल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक सेल हमारा क्या होगा, एक सेल तो ह्यूमन वाला होगा, है ना। कि भैया अगर हम ह्यूमन सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सा सेल है जो आसानी से हमें सब कुछ दिखा देगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि आप चिक सेल ले लो, यानी गाल का सेल। और अगर आप प्लांट सेल में किसी सेल को स्टडी करना चाहते हो, यानी प्लांट सेल के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको क्या लेना है सर, आपको ले लेना है ओनियन पील सेल। ओके। अब हम ध्यान से समझेंगे, और क्या समझेंगे इसको देखेंगे, फिर समझेंगे भी और देखेंगे भी। मार्कर एक और कहाँ है, हाँ चलिए। अब अगर मैं डिस्कस करूं क्योंकि ये तो मान लीजिए स्टडी के मार्फिक पे हो गया। अब मैं डिस्कस करूं या एक सेल को देखूं, तो यहाँ पे लिखो ओवरव्यू ऑफ सेल। तो भाई एक सेल के अंदर क्या मिलेगा, भाई सेल तो यहाँ पे हजारों टाइप के हैं, हजारों क्या करोड़ों टाइप के सेल है ना। सेल के कितने टाइप्स हैं, बाबू अरबों खरबों में है, ऐसे समझ लो। बहुत सारे टाइप के सेल हैं, हर सेल के पास अपनी अपनी एक वैरायटी है ना। हर सेल की क्या है, अपनी अपनी वैरायटी है। कुछ सेल के पास कुछ पाया जाएगा, कुछ नहीं पाया जाएगा। किसी सेल के पास कोई सेल ऑर्गेनल होगा तो किसी दूसरे सेल के अंदर जाके देखोगे तो सेल ऑर्गेनल पाया ही नहीं जाएगा। किसी सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो किसी सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनल किसी काम का नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे प्लांट सेल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट सेल के अंदर अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो मैंने बताया था कि 90% वॉल्यूम किसका होता है, मतलब 90% जगह कौन खा के बैठा होता है, सेंट्रल वैक्यूल, है ना। सेंट्रल वैक्यूल है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो सेंट्रल वैक्यूल 90% जगह खा के बैठा होता है, जबकि ह्यूमन सेल के अंदर ऐसा नहीं है। ह्यूमन क्या है, एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत छोटा होता है ना। यानी अगर मान लो एक सेल बना रहे हो आप, तो उस सेल के अंदर मैक्सिमम मात्रा किसकी होगी सर, वैक्यूल की होगी। क्यों होगी वो भी मैंने आपको बताया था, क्यों होगी बताओ सर। कारण ये है कि एक्चुअल में ये पैकेट ऑफ द सेल है। पैकेट मतलब जो क्या करता है, एनर्जी को रखता है, स्टोर करता है। और प्लांट के वहाँ इमरजेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो इसलिए प्लांट ज़्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए इसका पैकेट क्या होता है, बड़ा होता है। पैकेट मत बोलो, पॉकेट बोलो, इसलिए उसका पॉकेट बड़ा होता है। जबकि एनिमल के अंदर ऐसा होता नहीं है। देखते हो एनिमल के अंदर इमरजेंसी बहुत कम ही आती है ना, बहुत कम। तो इसलिए अगर उनके अंदर देखोगे तो मान लीजिए उनका ये सेल है तो उसके अंदर आप देखोगे तो छोटा होगा ये वैक्यूल, समझ आ रहा है। और सेंट्रल तो बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं ये वृत्त बना रहा हूँ तो वृत्त का ये क्या होता है, सेंटर यानी बीचों बीच, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ये जो वैक्यूल है क्या वो बीचों बीच आ पाता है एनिमल के अंदर, नहीं। जबकि प्लांट में क्या होता है, एकदम बीचों बीच आ जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि एकदम बीचों बीच क्या मिलेगा, एक एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, एकदम बीचों बीच। सेल के एकदम बीचों बीच कौन है, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, बेचारा थोड़ा सा किनारे चला जाता है, कौन, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका है, वैक्यूल का है ना। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वैक्यूल का जितना इंपॉर्टेंट है, क्या इस एनिमल सेल के अंदर उतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस रख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, मतलब उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं रख रहा है ना। तो ये वैराइटीज है बाबू, ठीक है, यही है वैरायटी या यही है डिफरेंस। तो ऐसे बहुत सारे सेल मिलेंगे जहाँ पे ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, डिस्कस करें नॉर्मल वे की या नॉर्मल तरीके से कि भैया ऐसा कौन सा पार्ट है कि भैया कितने भी सेल आप ले लो, कोई भी सेल हो इस दुनिया का, उसके अंदर वो चीज़ पाई ही जाए, है ना, वो चीज़ पाई ही जाए। इस चीज़ को पकड़ते हैं हम लोग। अब चलिए समझते हैं कि भैया ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गेनल है, जो सेल के कोई भी सेल में उठाऊं तो उसके अंदर पाया ही जाएगा, है ना। अब चलिए ध्यान से देखेंगे। तो सर सेल दुनिया का कोई भी हो, कोई भी दुनिया का सेल हो, मैं बना देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक सेल है, तो सेल दुनिया का कोई भी हो, उस सेल के अंदर जानते हो क्या पाया जाएगा, सबसे पहली चीज़, अगर वो जिंदा सेल है तो उसके अंदर पाया जाना चाहिए क्या, एक फ्लूइड जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म।
यानी अगर कोई सेल जिंदा है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म का होना अनिवार्य है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो इसका मतलब वो सेल जिंदा नहीं है। आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए सर, कि जब पहली बार 1665 में, है ना, रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने पहली बार क्या खोजा था, एक सेल ढूंढा था। तो उन्होंने क्या बोला था कि एक्चुअल में मुझे जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है सेल का वो कैसा है, वो अंदर से क्या है, खाली है ना। वो किस सेल को लेके आए थे, ओक ट्री का बार्क था, मतलब बार्क से, उस बार्क के अंदर के जो सेल है उनको देख रहे थे, यानी छाल, सीधा पेड़ की छाल को स्टडी कर रहे थे। तो पेड़ की छाल एक्चुअल में मरी ही तो होती है, क्या वो हरी भरी होती है? पेड़ की छाल से कोई नया पेड़ पैदा होता है? नहीं, वो मरा ही तो है, सूख जाता है ना सेल, लकड़ी सूख गई तो मर गई, खत्म। तो वही उसका जो पपड़ी होता है, उसका जो टुकड़ा होता है, सॉरी ऊपर का जो लेयर होता है, जिसे बार्क बोल रहे हो, सिंपल समझना, तो वो क्या था, वो सूख चुका था, मरा हुआ था। और मेनली अंदर से क्या नजर आने लगा, खाली होने का कारण ये था कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो सूख चुका था, ये मर चुका है। इसका मतलब इसके अंदर का साइटोप्लाज्म क्या था, गायब, यानी इसके अंदर क्या नहीं पाया गया था, साइटोप्लाज्म। यानी रॉबर्ट हुक साहब जिस सेल को ढूंढे थे उसके अंदर क्या नहीं था, साइटोप्लाज्म, इसीलिए तो वो मरा हुआ था। तो अगर कोई सेल मर गया तो उसके अंदर ये लिक्विड नहीं पाया जाएगा, उस लिक्विड का क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। ये भैया मेन एरिना है, सेल का मेन एरिना यही है, मेन एरिना है, बता रहा हूं मैं आपको, एकदम टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ। तो साइटोप्लाज्म मेन एरिना है, जहां पे क्या होगा, पूरे सेल का पूरा काम इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होना है। तो अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। सर साइटोप्लाज्म ऐसा कर क्या रहा है? अच्छा, साइटोप्लाज्म की भी खोज मैं बता दूं पहले। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म बोला गया, हिंदी में इसको बोला जाता है जीव द्रव्य, यानी कोई जिंदा जीव है तो उसके अंदर ये द्रव्य पाया जाएगा, जिसका क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने की थी, तो जेई पुराकिंजे ने, ठीक है ना, जेई पुराकिंजे, क्लियर है, या सिंपल बोल दो इनको, जेई पुरकिंजे, इन्होंने खोजा था सेल के अंदर का ये लिक्विड, और क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। जब मैं प्रोटोप्लाज्म बोल रहा हूं तो इसके अंदर दो लिक्विड आएंगे, दो लिक्विड, एक तो आपका ये जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म, एक तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। द्रव्य मतलब लिक्विड या पदार्थ, ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है, अपने आप में फ्लूइड है, अपने आप में क्या है, ये फ्लूइड है, ठीक है ना। और ये पूर्ण रूप से एकदम ऐसा मत सोच लेना कि एकदम सही में पानी जैसा है, सेमी फ्लूइड भी इसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है, सेमी फ्लूइड है, ऊपर लिख लो, सेमी फ्लूइड है। अगर ये है तो इसका मतलब सेल जिंदा है, अगर ये नहीं है तो सेल मरा हुआ है ना। क्लियर है कि नहीं है? ये इसको मैंने क्या बोला, मेन एरिना। मेन एरिना का मतलब भैया मेन एरिया है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, यानी जहाँ पे क्या होती है, सेलुलर एक्टिविटी होती है। सब कुछ मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा। सेलुलर एक्टिविटीज हैपन या अकर, ठीक है, सिंपल। सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। उन सभी एक्टिविटी हो कहाँ रही होती है, तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है ना। और एक्चुअल में ये क्या करती है, जैसा मैंने बताया कि यही क्या करती है, सेल को जिंदा रखती है, यानी कीप सेल्स इन लिविंग स्टेट। समझ में आ रहा है? कीप माने रखती हैं, सेल्स माने कोशिकाओं को, इन मतलब में, लिविंग मतलब जिंदा, स्टेट मतलब अवस्था में। तो अगर कोई कोशिका जिंदा है तो उसका कारण उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये यूनिवर्सल है भैया, क्या है, यूनिवर्सल जब मैंने लिख दिया तो दुनिया का कोई भी सेल हो, दुनिया का इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर एक सेल पाया जाएगा तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, पहला चीज साइटोप्लाज्म। अगर कोई सेल है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा ना? साइटोप्लाज्म नहीं है तो इसका मतलब सेल जिंदा है नहीं, साइटोप्लाज्म है तो इसका मतलब वो जिंदा है, हाँ, ठीक है। पूरा सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होता है, सेलुलर एक्टिविटी मतलब सर सेल जितना भी काम करता है वो इसी में करता है, इसी में। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वाटर और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक्चुअल में वाटर और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना।
इस सेमी फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर एंड प्रोटीन। ठीक है ना। इसको मैं अगेन पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आपको एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो जाए। अभी तो फिलहाल में मैं ओवर भी ले रहा हूँ सेल का, है ना, बारी बारी हमें फिर से पढ़ना है। अब देखो ये साइटोप्लाज्म है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपने प्रोटोप्लाज्म बोला था। अच्छा देखो, जेई पूरा की ने खोज किया था, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला था कि भैया अगर कोई लिविंग है ना, तो उस लिविंग के लिए यही जान है, समझ लो, है ना। लिविंग्स की क्या है? ये जान है। अगर लिविंग है तो उस केस में प्रोटोप्लाज्म होगा ही होगा। प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो इस केस में उसके पास जान नहीं है। तो लिविंग स्टेट होने के लिए उसके पास क्या होना पड़ेगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है। अभी आप न्यूक्लियस देखोगे ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाएगा? एक लिक्विड। उस लिक्विड को ही हम लोग क्या बोल रहे होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है साइटोप्लाज्म। पूरे सेल का जो सेलुलर एक्टिविटी, जैसे कि अभी आप देखोगे कि एनर्जी बनती है ना, एनर्जी बनती है, ग्लूकोज आता है तो उससे क्या बनाया जाता है? एटीपी। कहाँ बनाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन बनता है, नई नई चीजें होती हैं। अगर कोई दूसरा फॉरेन बैक्टीरिया आ गया तो मतलब अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको खाता है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, ये सभी लोग क्या कर रहे होते हैं? काम करते हैं। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? किस जगह पे करते हैं? साइटोप्लाज्म में। यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे और ये सभी अपना अपना क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। कहाँ करते हैं? अगेन पूछ रहा हूँ मैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ही ये लोग पूरा का पूरा क्या करते हैं? काम करते हैं। अगर ये लोग हैं, सॉरी, ये लोग काम कर रहे हैं तो इसका कारण है कि ये साइटोप्लाज्म है। अगर ये साइटोप्लाज्म ही नहीं रहेगा तो ये लोग काम कर पाएंगे? अगर ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सेल रहेगा ही नहीं। क्लियर है? सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज आप लेते हो, ये ग्लूकोज जब इस साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ना, तो पहले तो ये 2 पाइरूवेट के अंदर टूट जाएगा। मात्र और मात्र साइटोप्लाज्म के संपर्क में आते ही ये टूट जाता है, 2 पाइरूवेट। अब पाइरूवेट क्या होता है सर? 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 6 कार्बन। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। पाइरूवेट 3 कार्बन का है। अरे ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होगा, पूरी दुनिया जानती है, C6H12O6। इतना तो पता ही होगा भाई, C6H12O6। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्लियर है। सेमी फ्लूइड होता है भैया, सेमी फ्लूइड। अब देखो, अर्ध द्रव्य बोल रहा हूँ मैं इसको, अर्ध तरल, मतलब ये पूर्ण रूप से तरल नहीं होता। ये नहीं कि देखो, फ्लूइड का मतलब ये होता है, फ्लूइड अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब अगर वो बह सकता है, उसके पास क्या टेंडेंसी है? बहने की। तो यानी कोई भी पदार्थ जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। जैसे हवा, हवा भी एक प्रकार से किस में आएगी? फ्लूइड में ही आएगी। हवा क्या है? फ्लूइड ही है। यानी गैस जो है वो भी फ्लूइड है। देखते हो ना, अगर बत्ती अगर यहाँ पे जलाऊंगा मैं तो उसकी सुगंध निकल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते वहां पहुंच जाएगी, यानी बह रही है कि नहीं बह रही है? तो बह रही है, इसका मतलब फ्लूइड में आएगा। तो जो चीजें बह सकती है, तो पानी भी तो बहता है, तो इसका मतलब पानी भी आएगा। फ्लूइड के अंदर दोनों आता है भैया, लिक्विड और गैस दोनों। क्लियर है ना? इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सेमी फ्लूइड है, यानी पूर्ण रूप से फ्लूइड नहीं है, यानी पूर्ण रूप से बहती नहीं है। ये एक जगह पे क्या होती है, मतलब लिक्विड टाइप की है, लेकिन ज्यादातर क्या होगी? जमी होगी यहाँ पे, है ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो यानी कोई भी इस दुनिया का सेल होगा, उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या पाई जाएगी? साइटोप्लाज्म। अब ये तो बात हो गई क्लियर। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है भैया कि अगर दुनिया का कोई भी सेल होगा तो उसके पास क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस, है ना। अब जो ही मैं बात बोलूंगा ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल हो जाएगी। क्या एक्सेप्शनल इसमें हो गया सर? क्योंकि अभी आप देखोगे दूसरे टाइप का सेल जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक, मतलब एक टाइप का सेल आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक। मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। प्रो मतलब पुरानी या प्रिमिटिव, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके बारे में ध्यान से समझना। प्रो से क्या होता है? प्रो से होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन या पुरानी। ये पुरानी कोशिका है। मैंने पहले ही बताया था जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी। और पहली बार जो पानी के अंदर लिविंग सेल मिला था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक। लेकिन धीरे 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 वो और जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म बनाने लगा। ऑर्गेनिज्म बना के धीरे धीरे पानी से कहाँ आने लगा? लैंड की ओर, जमीन की ओर आने लगा। समझ में आ रहा है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी। और जो शुरुआती दौर के जो जानवर थे वो कहाँ रहते थे? पानी में।
लेकिन धीरे 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 वो कहाँ आए, धरती पे। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट आने लगा, नए नए फीचर्स आने लगे। अब जो शुरुआती दौर के थे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो पहले यानी सबसे पहले जो सेल आए थे वो क्या थे, प्रोकैरियोटिक। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर क्या आया, बदलाव आया। बदलाव आने के बाद तब जो बना वो क्या है, यूकैरियोटिक, यानी नया सेल। हम लोग के बॉडी के अंदर कौन सा सेल लगा है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब बैक्टीरिया के अंदर कौन सा लगा हुआ है, प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल लगा हुआ, हमारे अंदर यूकैरियोटिक। तो ये बैक्टीरिया अभी भी प्रिमिटिव है भाई, वो डेवलपमेंट कहाँ कर पाया, हमारे अंदर तो इवोल्यूशन आया ना। हमारे अंदर इवोल्यूशन आया कि नहीं आया बताओ? पहले तो खुद देखो, तुम कैसे पहले थे, अब कैसे हो भाई? हमारी हिस्ट्री उठाई जाए तो हम क्या थे, बंदर थे। बंदर से हम यहाँ तक पहुँच गए। हमारे अंदर तो बहुत सारा बदलाव आया है। तो बदलाव आया, इसका मतलब हमारी जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर है? ये न्यूक्लियस है। ओके, ये देखिएगा, ये केंद्रक है, इसी को केंद्रक बोलते हैं। अब देखिए मेन क्या होता है कि केंद्रक, मैंने प्रोकैरियोटिक की स्टार्टिंग की थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल की कहानी में मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक बहुत पुराने सेल हैं, उनके अंदर एक्चुअल में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। देखो एक्चुअल में कई जगहों पे आपको सीधा सीधा ये मिलेगा कि न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यह असत्य है ना? ऐसा आप नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यानी उनमें न्यूक्लियस उस तरीके से मैच्योर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे जो आपके आसपास होंगे, और क्या है कि उनका माइंड विकसित नहीं है, बड़े हो गए होंगे, एज बढ़ गई होगी। अच्छा, आप लोगों को मैं एक मूवी का नाम बताता हूँ, कोई मिल गया, जादू सुने हैं? ऋतिक रोशन की मूवी थी, नहीं कोई मिल गया, हाँ कोई मिल गया, यही मूवी का नाम था। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, ऋतिक रोशन अपने उम्र से भी बड़ा हो चुका होता है, मतलब अपने उम्र के बराबर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी छोटे बच्चों के साथ रहता है कि नहीं है? तो क्या वो पूर्ण उससे मैच्योर हो चुका होता है? नहीं, वो इमैच्योर होता है, उसका माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं होता है। देखते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ घूमता है, जबकि उसकी उम्र क्या हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है ना? वो फेल हो जा रहा होता है बार बार, और छोटे क्लास में पढ़ रहा होता है कि नहीं है? क्लियर? तो उसमें क्या मैच्योर नहीं होता। वैसे ही प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो भी मैच्योर नहीं हुआ होता है। समझ में आ रहा है? मैच्योर देखो, न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करता है इसके अंदर, मतलब इस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है ना, ब्रेन ऑफ द सेल। लेकिन क्या होता है, ये इमैच्योर होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर इमैच्योर होता है। ठीक है, इमैच्योर होता है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ध्यान से देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक लेयर होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात तो की ही नहीं कि देखो जैसे सेल है तो सेल के चारों ओर एक चीज़ आपको जरूर मिलेगी, वो होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा, क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इस दुनिया का कोई भी कोशिका हो, इस दुनिया के अंदर कोई भी सेल हो, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये कोशिका झिल्ली होती है, इसके बारे में भी डिस्कस आराम से करना है, लेकिन इतना जान लो कि ये कैसी झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मतलब, परमिएबल का मतलब आने जाने देगी, आर पार आने जाने देगी, और सेमी मतलब आधा। समझ आ रहा है? ये कैसी लेयर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये कैसी लेयर है, ये है सेमी परमिएबल। अर्धपारगम्य, तो ये अर्धपारगम्य है ना? अर्धपारगम्य यानी सबको आने जाने नहीं देती है। समझ में आ रहा है? ये सबको आने जाने नहीं देगी, चुनिंदा लोगों को आने जाने देगी। जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए ये सेल है, एक सेल तो अकेले तो रहेगा नहीं, इसके साथ बहुत सारे सेल रहेंगे, है ना? अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो इसके जस्ट बगल में एक और सेल होगा। तो मान लो सपोज कर लो कि इस सेल को कोई ज़रूरत पड़ी, समझ में आ रहा है? ध्यान देना, यहाँ पे इस सेल के पास कुछ ऐसा कंपोनेंट है, या मान लो सपोज कर लो कि इसके पास ज़्यादा प्रोटीन या विटामिन है, तो और इस प्रोटीन की ज़रूरत इस सेल को है, इस सेल के पास इमरजेंसी है, मतलब इसके पास खाने की कमी हो गई, तो क्या करेगा ये सेल, ये वाला जो सेल है अपने पड़ोसी सेल से मांगेगा ना खाना, तो आखिर वो आएगा जाएगा कैसे? अगर मान लो तुमने क्या किया, रास्ता एकदम ब्लॉक बना दिया, मतलब ऐसा रास्ता बना दिया या ऐसी झिल्ली लगाई है जो आने जाने देगी ही नहीं,
तो फिर ये सेल इससे मांग पाएगा? बिल्कुल नहीं मांग पाएगा। और ऐसे ही मान लो इस सेल को खाना चाहिए, तो खाना कौन देगा? आगे जाके समझोगे तुम लोग, ब्लड। कौन देगा? ब्लड। ब्लड खाना लेके आएगा, तो इस ब्लड के अंदर से खाना इस सेल के अंदर कैसे जाएगा? अगर ये झिल्ली क्या रहेगी, आधी आने जाने नहीं देगी तो खाना आ जा पाएगा? नहीं आ जा पाएगा, तो इसमें सेल तो मर जाएगा ना, सेल तो डेड हो जाएगा। तो इसीलिए उसने जो झिल्ली लगाई है वो कैसी लगाई है? वो अर्धपारेगम यानी सेमी परमेबल झिल्ली लगाई है। ठीक है। अब एक बात, दूसरी बात ये कि इसने आधी ही क्यों आने जाने के लिए रखी? अच्छा ये बताओ, ब्लड जब खाना लेके आएगा तो उस ब्लड के अंदर बहुत सारे खराब चीजें भी रहेंगी, समझ में आ रहा है? बहुत सारी खराब चीजें। अब मान लो कोई बैक्टीरिया हो गया, वो बैक्टीरिया सोच रहा है कि हम सेल के अंदर चले जाएं, तो सेल नहीं आने देगा उसको, समझ में आ रहा है? सेल क्या कर लेगा? उसको मना कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर्स लगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को, चुनिंदा लोगों को ही आने जाने देगी जिनकी जरूरत है इस सेल को, है ना? अच्छा जैसे आप देखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ जाना होगा? इस सेल से बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए क्या है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए खतरनाक है। तो इसको जब बाहर जाना होगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये क्या होगी, अगर मान लीजिए एकदम क्या बोलते हैं, ऐसी है कि भैया क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसपेर क्या बोलते हैं उसको, ओपेक्यू, है ना? ओपेक्यू वो तो लाइट के लिए होता है, लेकिन ऐसे मैं मान सकता हूँ कि नॉन परमिएबल है, सीधा समझ लो, नॉन परमिएबल। तो नॉन परमिएबल मतलब आने जाने नहीं देगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा पाएगा उस साइड? नहीं जा पाएगा, तो पूरा सेल में खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस झिल्ली को क्या किया गया? आधा आने जाने लायक बना दिया गया, यानी आधा पारेगमता या अर्ध पारेगमता ही इसके अंदर रखी गई, ताकि कुछ लोग आ पाएँ या जा पाएँ, और कुछ लोग ऐसे हों जो चाह के भी आ या जा ना पाए, है ना? क्लियर है? अच्छा सबको जाने देगा तो हो सकता है कि इसका लिक्विड बह के उधर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो कई सारे कारण है भाई, आप खुद समझ पा रहे हो, इसीलिए अर्ध पारेगम में रखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इस दुनिया का सेल होगा उसके पास दूसरी क्या चीज पाई जाएगी कि भैया उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल किसके पास होगी? सिर्फ प्लांट सेल के पास। और एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके पास सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद और सुनिए, ये तो दो चीजें हो गई जो हमको महत्वपूर्ण लगी। पहली चीज साइटोप्लाज्म उसके पास होगा, दूसरी चीज न्यूक्लियस होगा। अच्छा तीसरी चीज मिल गई हमको, सेल मेम्ब्रेन होगा, कोई भी सेल हो। और चौथी चीज एक और ध्यान देंगे, उस चौथी चीज का क्या नाम है? तो उसका नाम है RNA। क्या नाम है? RNA। अच्छा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे मैं भूल गया, ये न्यूक्लियस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअल में न्यूक्लियस में क्या होगा? DNA होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? DNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है भैया? ये सर इस पूरे सेल की जान है। सर कितने लोगों को जान बनाओगे, है ना? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअल में इस पूरे सेल की जन्म कुंडली किसके पास है? इसी के पास है। ये सेल कैसा काम करेगा, ये सेल कैसा काम करेगा, इस सेल की बनावट कैसी होगी, है ना, इस सब की कहानी पूरी की पूरी कुंडली किसके पास है? डीएनए के पास है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए क्या किया है? पूरे सेल की जन्म कुंडली रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? पूरे सेल की जन्म कुंडली किसके पास है? डीएनए के पास। ओके, तो डीएनए भी होना अनिवार्य। अगर कोई सेल है तो उसके पास डीएनए होगा, नहीं डीएनए होगा तो बताओ कैसे जीवन चलेगा? चल पाएगा उस सेल का? सेल की पूरी कहानी, पूरा प्रकरण रचने वाला कौन है? डीएनए। कि भैया इस सेल को काम ऐसे करना है, इस सेल को दिखना ऐसे है ना, इस सेल को ऐसे खाना लेना है, इस सेल को ऐसे खाना बाहर करना है। क्लियर? तो ये सब कहानी स्क्रिप्टेड है, किसके अंदर है? ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट किसके पास है? डीएनए के पास है। डीएनए के अंदर अगर डीएनए नहीं रहेगा तो फिर ये सेल काम कैसे करेगा? सेल दिखेगा कैसे? इसको पता रहेगा? नहीं। तो डीएनए पूरा का पूरा ये लेके बैठा है, और ये ध्यान देंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। ठीक है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलो डीएनए के बारे में समझ लिया। अच्छा इसके बाद हम समझेंगे, ये तो हमारा तीसरे नंबर पे हो गया, नहीं चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे सुन लो, पांचवें नंबर पे जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या होगा? RNA। क्या होगा? RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो RNA बहुत जगहों पे पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी RNA पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी RNA पाया जाएगा, सेल के बाहर भी RNA पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में भी RNA पाया जाएगा। समझ आ रहा है? एक्चुअल में मैं RNA की बात कर रहा हूँ, RNA नहीं बोलना है मुझे, एक्चुअल में राइबोसोम है ये, गलत मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? राइबोसोम, सॉरी
राइबोसोम, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। इसके बारे में इतना ध्यान देना, इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री। पूरे सेल को बनाया ही किससे जाता है, प्रोटीन से बनाया जाता है। और इस प्रोटीन को बनाता कौन है, तो ये राइबोसोम बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और कोई भी हो, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम लोग देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या आ जाते हैं, ये राइबोसोम आ जाते हैं, तो रफ बन जाता है। समझा रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का आना जरूरी है, क्योंकि देखो यार पूरे सेल के अंदर जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत जरूरी है। जैसे साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल मरा हुआ होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका मतलब कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो जन्म कुंडली नहीं होगी। क्लियर समझ पा रहे हो, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो कोनो आ जा सकता है। समझ में आ रहा है, तो सब अनिवार्य है ना। उसी तरीके से राइबोसोम भी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री यही प्रोटीन बनाएगा। सर प्रोटीन बना के क्या करेगा, एक्चुअल में सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स बनते हैं भैया वो किससे बने होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन से। यहाँ तक कि जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन बनी है वो भी प्रोटीन से बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड से तो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इस सेल मेम्ब्रेन वो किससे बनी है, प्रोटीन से। न्यूक्लियर मतलब भाई जो न्यूक्लियस का जो मतलब ये वॉल है, ठीक है ना, न्यूक्लियर वॉल या जिसको न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, ये भी किसका बना होगा, नहीं न्यूक्लियस, सॉरी इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलोगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी प्रोटीन से बनी होगी। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये जो वॉल है ना, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, गायब होती है। मैंने आपको बताया था, शायद लिखा नहीं है बस, ठीक है। इस बारे में ध्यान से समझ लेंगे। और मैंने अभी जस्ट बताया डीएनए होना जरूरी है। अच्छा ये मैंने जस्ट बताया कि ये सब के सब किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो सब कुछ पहले एक साथ मिक्स करो भैया। इस सेल के अंदर मैक्सिमम चीजें किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। अब प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्लियर है, हाँ या ना। एक काम करता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। बस मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ कि देखो क्या क्या होना एकदम अति आवश्यक है। सबसे पहले नंबर पे मैंने किसको रखा भाई, सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा साइटोप्लाज्म को, कि ये होना आवश्यक है चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो। दूसरे नंबर पे मैंने किसको रखा, न्यूक्लियस को। तीसरे नंबर पे मैंने किसको रखा, डीएनए को। चौथे नंबर पे मैंने किसको रखा, हाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा था, सेल मेम्ब्रेन भी लिख लो। सेल मेम्ब्रेन ये बाउंडेड करती है सेल को, तभी तो सेल के पास अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना। सेल मेम्ब्रेन का एक और काम है भैया, लिख लेना। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। अगर ये नहीं रहेगी तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, है कि नहीं है, वो फ्लूइड थोड़ी ना स्ट्रक्चर दे पाएगा। और पांचवें नंबर पे मैंने किसको लिख दिया, राइबोसोम को। हम बात किसकी कर रहे हैं, राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है ना। अब ध्यान देना, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। राइबोसोम बहुत लोगों के पास पाया जाता है, राइबोसोम बहुत लोगों के पास पाया जाता है। ये पहली बात तो देखना, ये राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके मतलब चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर मतलब जैसे ये ऑर्गेनल ऐसा है कि इसके ऊपर जैसे ऐसे ना कि कोई कवर नहीं लगाया गया है। जैसे सेल के चारों ओर एक कवर बनाया गया ना, वैसे राइबोसोम के चारों ओर कोई कवर नहीं है। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद करके लिख लेंगे कि यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड पार्टिकल बोलो। ये भी क्या है, यूनिवर्सल है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल। इस दुनिया का कोई भी सेल होगा उसके अंदर ये पाया ही जाएगा। ये नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, प्रोटीन में तो पूरा पूरा क्या बना हुआ है, सेल में बना हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो इसका भी होना क्या है, एकदम जरूरी है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, ठीक। अब ध्यान से देखना ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे लिख लो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फाउंड इन, पहले नंबर पे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म भाई जो देख रहे हैं ना, लिक्विड है, इसमें पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा पहले नंबर पे। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, यहाँ पे लिख देना, एसोसिएटेड
एसोसिएटेड टू रफ, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना लिख के पूरा पूरा लिख देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतनी क्लियर कर लेंगे कहानी, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये पहला हो गया, ये ए, ये बी, और सी पे देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा डी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये चार देख रहे हैं ना आप लोग, ये चारों देख लीजिए ध्यान से, इन चारों जगहों पे पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है भैया? प्रोटीन बनाता है। सिंपल, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बारे में और बातें हम कर लेते हैं, तो इतना जान लो कि एक्चुअल में ये यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाएगा। पहली बात तो क्लियर है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि दोनों में जरूरत है। बट जानते हो प्रोकैरियोटिक में ना ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा? जुड़ा हुआ मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होगा? जुड़ा हुआ नजर आएगा। मैं आगे प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? सब प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन से लगा होगा, जबकि यहाँ पे देख पा रहे हो इन जगहों पे पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जब एक बार देख लोगे ना, तो सब तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहले अपना हाइपोथेसिस क्लियर करना बहुत जरूरी है। बस ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे जुड़ा होता है? सेल मेम्ब्रेन में, जबकि यहाँ पे खुला साइटोप्लाज्म में अपने होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसके बारे में देख लेना, इसे पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे पार्टिकल बोला ना, जिसे क्या बोला जाता है? इसे पैलेट पार्टिकल बोला जाता है। क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? 1953 में पैलेट साहब ने की थी, ठीक है ना। इसे क्या नाम दिया जाता है? राइबोसोम को, राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल बोला जाता है। पैलेट भाई, पैडल नहीं है, पैलेट पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है ना। क्या हुआ? इसकी खोज किसने की थी? पैलेट साहब ने की थी। कब की थी? 1953। और ये 1953 देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये वो समय चल रहा है जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी है। 1950 में ये स्टार्ट हुई थी खोज, तब 1950 में माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, उसके बाद ही इसको खोजा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना। अब एक बात बस याद रख लेना कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में ये अलग अलग टाइप से पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, समझ आ रहा है। अब ये 70S क्या है, बस इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। यूकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है? तो सर यूकैरियोटिक में एक्चुअल में दोनों पाया जाता है, 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल क्या पाया जाता है? 70S, ठीक है। अब 70S क्या है? इसमें यस क्या है? इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है ना, स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री यूनिट। ऐसे से क्या होता है? सेडिमेंट्री यूनिट। बस अभी याद करो, बाकी कल, ठीक है ना। यहाँ पे 70S भी और 80S, जैसे क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S पाया जाएगा, है ना। और कहाँ पे पाया जाएगा? तो एक्चुअल में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे कैसा पाया जाएगा? 80S। कैसा पाया जाएगा? 80S। ये क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंट्री यूनिट। सेडिमेंट्री यूनिट का मतलब जब मैं इसे डालूंगा पानी के अंदर, ऐसे समझ लो, जब मैं इनको क्या करूंगा? पानी के अंदर डालूंगा, तो पानी के अंदर डालने पे ये सेडिमेंटेशन, जानते हो सेडिमेंटेशन का मतलब जम जाता है ना। तो किसी लेवल पे आके वो पार्टिकल क्या हो जाएगा? वहाँ पे बैठ जाएगा, रुक जाएगा। जैसे पहले तुम डालोगे, अगर मान लो कोई सिक्का डाले या कोई भी चीज़ डाले, तो पानी के अंदर धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी। जब वो नीचे जा रही है तो एक लेवल पे आके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो किस लेवल पे रुकी है, किस लेवल पे उसका सेडिमेंटेशन हुआ है, उसी को मैं अगर डिफाइन कर लूँगा तो वही सेडिमेंट्री यूनिट कहलाती है, ठीक है ना। और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, कि पानी के अंदर डालो, तो पानी के अंदर डालने पे किस लेवल पे वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है ना, सेडिमेंट हो जा रहा है या जम जा रहा है। जमने का मतलब बैठ जा रहा है, तो उस केस में वही आपका स्वेडबर्ग यूनिट होगा। क्लियर है? सर ER पे कौन सा रेगुलर होता है? ER पे भी 70S ही होता है, ठीक है ना, 70S ही आपको मिलेगा मोस्टली, ठीक है। देखिए आइसोलेटेड राइबोसोम आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वो 80S वाला होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपको कौन सा मिलेगा? 70S मिलेगा। बस इतना फर्क समझो, बाकी में 70S ही होता है। समझ आया? क्लियर है इतनी बात?
चलिए इतनी बात क्लियर है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था। बस मुझे ये समझाना था कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी दुनिया का सेल हो उसमें पाए जाएंगे। तो 5 लोग। पहला साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, कोई भी सेल हो। दूसरा न्यूक्लियस होगा ही होगा। डीएनए होगा ही होगा। अच्छा क्यों होगा? तो अगर डीएनए नहीं होगा तो कुंडली कौन रखेगा? कौन बताएगा कि इस सेल का परिचय क्या है? इस पूरे सेल का जो सेल की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसके डीएनए से है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल लगा हुआ है, अब अगर तुम निकाल के देख रहे हो तो तुम्हें ये पता करना हो कि कहाँ से निकाल के मतलब किस ऑर्गन का ये सेल है, तो उसके डीएनए से ही तुम पहचान पाओगे, है ना? समझ आ रहा है? नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए कई सारी बातें और होती हैं, ठीक है ना? देखेंगे आगे, वो सब बारी बारी से हम चलाएंगे, देखिएगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो सेल को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा? और अगर नहीं पाया जाएगा तो कौन उसके अंदर जाके पूरा माल पानी खा खत्म कर देगा? सेल वैसे ही कभी भी खत्म हो जाएगा। राइबोसोम, हाँ ये है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो भैया प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन नहीं बनेगा तो पूरे सेल का काम कैसे चलेगा? क्योंकि पूरे सेल के अंदर प्रोटीन का ही तो पूरा खेल है। समझ पा रहे हैं? पूरा खेल किसका है? प्रोटीन का, ठीक है? तो आई होप समझ गए होंगे। ये 5 लोगों का होना अनिवार्य है एक सेल के लिए। अगर सेल है तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें होंगी ही होंगे। न्यूक्लियस पे विवादित है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये बात आपको सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन न्यूक्लियस इमेच्योर होता है, अनडेवलप्ड होता है, डेवलप नहीं होता है। बस इतना जानेंगे प्रोकैरियोटिक में, ओके? ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।